Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about the topic how DNA encodes protein structure. How DNA encodes protein structure. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि डीएनए के पास जो इन्फॉर्मेशन जीन्स की फॉर्म में होती है वो किस तरह से डीएनए से आगे ट्रांसफ़र होती है, उससे मैसेंजर आरएनए बनता है, फिर वो इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट आगे ट्रांसफ़र होती है तो उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एक स्पेसिफ़िक प्रोटीन बनती है। तो इस हवाले से 1953 में जो इनिशियल वर्क किया गया, एक इंग्लिश बायोकेमिस्ट है जिसका नाम है फ्रेडरिक सेंगर। इसने सबसे पहले एक प्रोटीन का सीक्वेंस जो है डिटरमिन किया अमाइनो एसिड का। इसने इंसुलिन में अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को स्टडी किया। अब इंसुलिन क्या है? ये प्रोटीन इन नेचर है। तो मींस इंसुलिन जो प्रोटीन है इसमें अमाइनो एसिड किस सीक्वेंस में, किस तरतीब में पाए जाते हैं, ये सीक्वेंस उसने स्टडी किया। क्योंकि आपको पता है कि प्रोटीन्स जो हैं ये अमाइनो एसिड से बनते हैं और अमाइनो एसिड्स एक सीक्वेंस के अपने एक प्रॉपर सीक्वेंस में मौजूद होते हैं जिससे उसकी एक स्पेसिफिक प्रोटीन जो है वो बनती है। Senger's achievement was significant as it was demonstrated for the first time that proteins consisted of definable sequences of amino acids. अब सेंगर का ये जो वर्क था ये इसलिए भी अहमियत रखता था कि सबसे पहले फॉर द फर्स्ट टाइम इसने ये बताया कि प्रोटीन्स जो हैं इनमें अमाइनो एसिड का सीक्वेंस मखसूस होता है कि एक डिफाइंड सीक्वेंस के मुताबिक वो अरेंज होते हैं, फिर वो एक नॉर्मल प्रोटीन जो है बनाते हैं। Soon it was revealed that all enzymes and other proteins are strings of amino acids arranged in a certain definite order. और उसके बाद भी ये बात साबित हो गई कि तमाम एंजाइम्स, क्योंकि एंजाइम्स भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं, और इसके अलावा बाकी जो प्रोटीन्स हैं ये सारी एक स्ट्रिंग की फॉर्म में होती हैं, एक लड़ी की तरह से होती हैं जिसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड्स उस स्ट्रिंग के ऊपर अरेंज होते हैं और ये अमाइनो एसिड एक मखसूस तरतीब के साथ उसमें पाए जाते हैं। यहाँ पर अगर डायग्राम में हम देखें तो ये दिखाया गया पॉलीपेप्टाइड चेन। इनफैक्ट ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये देखें आप, ये स्ट्रिंग ऑफ अमाइनो एसिड जो हमने बात की कि एक ये लड़ी की तरह से है जिसमें बहुत सारे ये अमाइनो एसिड्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक्ड होते हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड, और ये बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जब ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं तो ये कहलाता है पॉलीपेप्टाइड चेन। ये पूरी जो चेन बनती है, तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाती है और इसमें अमाइनो एसिड एक मखसूस सीक्वेंस से पाए जाते हैं, तरतीब से पाए जाते हैं। Following Senger's pioneering work, Vernon Ingram in 1956 discovered the molecular basis of sickle cell anemia, a protein defect inherited as a Mendelian disorder. अब सेंगर के इस वर्क के बाद एक और साइंटिस्ट है वर्नॉन इंग्राम। उसने 1956 में ये डिस्कवर किया कि सिकल सेल एनीमिया जो है वो एक प्रोटीन डिफेक्ट की वजह से है। मींस ये एक ऐसा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है सिकल सेल एनीमिया में जो कि एक डिफेक्टेड प्रोटीन है और ये इनहेरिटेड होती है एज अ मेंडेलियन डिसऑर्डर। मींस फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग ये इनहेरिट होती है। और दूसरी बात ये कि सिकल सेल एनीमिया क्या है? ये होता है ड्यू टू सिकल सेल हीमोग्लोबिन। अब इसमें होता क्या है कि एक नॉर्मल पर्सन में तो एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? ये रेड ब्लड सेल्स में पाए जाने वाली प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है। मींस हीमोग्लोबिन इज़ एन ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल्स। अब कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें हीमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल फॉर्म में नहीं पाया जाता, बल्कि उसको कहा जाता है कि सिकल सेल फॉर्म में ये पाया जाता है। तो सिकल सेल हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है या नहीं होती। तो इस सिकल सेल हीमोग्लोबिन का जब स्ट्रक्चर देखा गया तो उससे पता चला कि इसका जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन से डिफरेंट है। अब इंग्राम ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इस पर रिसर्च की और उसने नॉर्मल हीमोग्लोबिन और सिकल सेल हीमोग्लोबिन दोनों के स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया और उनको आपस में कंपेयर किया। तो उससे पता चला कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन में जहां अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है उसी पोजीशन पे सिकल सेल हीमोग्लोबिन में ग्लूटामिक एसिड नहीं है बल्कि उसमें वेलाइन है। मींस पूरे प्रोटीन के स्ट्रक्चर में एक सिंगल पोजीशन जो है
अमाइनो एसिड की वो चेंज है कि जहाँ ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था नॉर्मली, वहाँ पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन है, जिसकी वजह से वो चेंज हो गया है फ्रॉम नॉर्मल हीमोग्लोबिन टू द सिकल सेल हीमोग्लोबिन. The alleles of the gene encoding hemoglobin differed only in their specification of this one amino acid in the hemoglobin amino acid gene. और इससे ये पता चला कि पूरे स्ट्रक्चर में बाकी कहीं कोई अल्ट्रेशन नहीं है, सिर्फ एक अमाइनो एसिड जो है उसकी पोजीशन प्रॉपर नहीं है. ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था जबकि उसकी जगह वेलाइन मौजूद है. और ये क्यों है ऐसा कि जो इन्फॉर्मेशन उस प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मिली थी डीएनए से मिली थी. डीएनए के ऊपर जीन्स होते हैं जो कि ये इन्फॉर्मेशन रखते हैं और उससे एनकोड होती है इन्फॉर्मेशन. तो उसके मुताबिक वही अमाइनो एसिड जो है वो अटैच होता जाता है पॉलीपेप्टाइड चेन में और फिर वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है. तो इसमें होता क्या है कि जीन्स में कोई ऐसा डिफेक्ट था या कोई उसमें सीक्वेंस ठीक नहीं था जिसकी वजह से नॉर्मल अमाइनो एसिड की जगह एक और अमाइनो एसिड जो है वो अटैच हो गया है ग्लूटामिक एसिड की जगह. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन की ये चेन दिखाई गई है और ये सिकल सेल एनीमिया हीमोग्लोबिन की दिखाई गई है. यहाँ पर आप देखें कि ये सीक्वेंस दिखाया गया अमाइनो एसिड का. वेलाइन है, हिस्टिडीन है, ल्यूसीन है, थ्रियोनिन है, प्रोलीन है. अब ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन और सिकल सेल हीमोग्लोबिन में यहाँ तक सीक्वेंस जो है वो सेम है प्रोलीन तक. ठीक है, मतलब पहले 5 जो अमाइनो एसिड्स हैं वो सही तरतीब में पाए जा रहे हैं. जबकि जो सिक्स्थ अमाइनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड, अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन में ग्लूटामिक एसिड है जबकि जो सिकल सेल एनीमिया वाला हीमोग्लोबिन है उसमें इसकी जगह वेलाइन है. ठीक है, और इसके पूरे स्ट्रक्चर में देखा गया है कि बाकी अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस ठीक है. सिर्फ जो सिक्स्थ पोजीशन पे अमाइनो एसिड है वहाँ ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था जबकि उसकी जगह वेलाइन आ गया है, जिसकी वजह से ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बजाय एक सिकल सेल एनीमिया हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो गया है और इसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो ख़त्म हो गई है. These experiments and other related ones have finally brought us to a clear understanding of the unit of heredity. अब इस एक्सपेरिमेंट से और इस तरह के और एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि किस तरह से हेरिडिटरी करैक्टर्स जो हैं ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन इंडिविजुअल या फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग्स. The characteristics of sickle cell anemia and most other hereditary traits are defined by changes in protein structure brought about by an alteration in the sequence of amino acids that make up the protein. अब सिकल सेल एनीमिया के कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लें या इस तरह के और हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को अगर हम देखें तो इससे पता चलता है कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर में जो तब्दीली आती है वो किसी एक अमाइनो एसिड के अपनी प्रॉपर पोजीशन पे ना होने की वजह से हो सकती है. कि ये है बाय अल्ट्रेशन इन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड के. अमाइनो एसिड की जो तरतीब है उसमें अगर कोई तब्दीली हो गई है तो उसकी वजह से प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो सकता है. दिस सीक्वेंस इन टर्न इज़ डिक्टेटेड बाय द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन अ पार्टिकुलर रीजन ऑफ क्रोमोसोम. और ऐसा क्यों होता है, जैसे हमने पहले भी बात की कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी कहाँ कोडेड होती है, वो होती है डीएनए के पास. सारी इन्फॉर्मेशन डीएनए के ऊपर जो जीन्स होते हैं उन जीन्स में वो इन्फॉर्मेशन होती है जिसके मुताबिक उसके जो एनकोडिंग अमाइनो एसिड्स हैं वो सीक्वेंस में आते जाते हैं और प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं. For example, the critical change leading to a sickle cell disease is a mutation that replaces a single thymine with an adenine at the position that codes for glutamic acid, converting the position to valine. अब ऐसा क्यों हुआ है कि सिक्स्थ अमाइनो एसिड जो ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था वहाँ पर वेलाइन आ गया है. अब ग्लूटामिक एसिड अमाइनो एसिड वहाँ पर होना चाहिए था, मींस उसको जो कोड करता है जो जीन, उसका जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है यहाँ पर देखें GAG. ठीक है, अब ये क्या है GAG? ये पूरा एक ये जो पूरी एक स्ट्रैंड दिखाया जा रहा है ये डीएनए का स्ट्रैंड है. डीएनए के ऊपर क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. और न्यूक्लियोटाइड्स आपको पता है कि इसमें नाइट्रोजनस बेसिस 4 तरह की होती हैं, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, जो कि एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में मौजूद होती हैं. अब 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एक जीन जो है वो जीन कोड होता है. जैसे यहाँ पर आप देखें ACT जो है ये जीन कोड ये है स्पेसिफिक फॉर थ्रियोनिन. ठीक है, और CCT जो है ये है स्पेसिफिक फॉर प्रोलीन. GAG ये सीक्वेंस जो है न्यूक्लियोटाइड का ये है स्पेसिफिक फॉर ग्लूटामिक एसिड. मींस अगर ये सीक्वेंस पाया जाएगा
तो इस सीक्वेंस के मुताबिक जो इन्फॉर्मेशन कोड होगी तो यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड आके इस पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ अटैच होगा। फिर GAG है तो ग्लूटामिक एसिड। जबकि होता क्या है कि किसी एक म्यूटेशन की वजह से मींस इस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में कोई ऐसा चेंज आया है कि एक न्यूक्लियोटाइड डिफरेंट है DNA के जेनेटिक कोड में। देखें यहाँ पर ये सारा सेम जा रहा है, ACT और CCT है, यहाँ पर भी वही सेम है। जबकि यहाँ पर ये जो 6th जेनेटिक कोड बनता है, यहाँ पर GAG नॉर्मली ये सीक्वेंस है, जबकि जो म्यूटेशन हुई है उसकी वजह से एडिनिन की जगह देखें थायमीन आ गया है, GTG। ठीक है, अब यहाँ पर जेनेटिक कोड बन रहा है GAG। ये कोड करता है ग्लूटामिक एसिड को कि अगर ये सीक्वेंस मौजूद होगा तो ग्लूटामिक एसिड आके अटैच होगा। अगर GTG सीक्वेंस होगा तो ग्लूटामिक एसिड नहीं होगा, फिर उसकी जगह वेलाइन, ये स्पेसिफिक है फॉर वेलाइन GTG। तो इस एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के चेंज होने से, एक ही जगह एडिनिन की जगह थायमीन होने की वजह से ये सारी जो डिफेक्ट है इसमें आया है कि इसमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से, म्यूटेशन होने की वजह से अमाइनो एसिड जो है वो चेंज हुआ है। The sequence of nucleotides that determines the amino acid sequence of a protein is called gene। अब हम इससे ये बात जो है इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो प्रोटीन बन रही है बाय द सीक्वेंस ऑफ दिस अमाइनो एसिड, इसकी इन्फॉर्मेशन सारी कहाँ से आ रही है? इस DNA के सीक्वेंस से आ रही है। और DNA का ये जो सीक्वेंस है, ये हम कह रहे हैं कि तीन न्यूक्लियोटाइड्स का जो है ये एक जो है जेनेटिक कोड होता है। तो हम कहते हैं कि ये एक जीन जो है किसी एक अमाइनो एसिड को कोड करता है। सेल्स यूज़ RNA टू मेक प्रोटीन। अब जैसे हमने बात की कि DNA के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है उसके जीन्स के सीक्वेंस में, और उन्हीं जीन्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट होती है आगे। तो DNA से पहले RNA बनता है और RNA से फिर प्रोटीन बनती है। All organisms use the same basic mechanism of reading and expressing genes, which is often referred to as central dogma। तमाम जानदारों में यही बेसिक मैकेनिज़्म पाया जाता है जीन्स की एक्सप्रेशन का कि DNA के जो जीन्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन कोड हो के उससे RNA बनता है और RNA से फिर प्रोटीन बनती है, और इस ओवरऑल मैकेनिज़्म को सेंट्रल डोगमा कहा जाता है। द जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिजाइड्स इन DNA विच इज़ आल्सो द मेन फाउंटेन हेड। अब मेन जो फाउंटेन हेड है वो DNA है कि सारी जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली कहाँ से रही है? हमारे पास DNA से आ रही है। DNA के ऊपर जो जीन्स हैं, द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लोज डाउन इनटू RNA विच इज़ देन कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन। अब DNA से इन्फॉर्मेशन पहले किसके पास जाएगी? RNA, और RNA से फिर प्रोटीन। तो जैसे हमने कहा कि ये सेंट्रल डॉगमा कहलाता है, ये ओवरऑल जो एक्सप्रेशन है इस जीन का। तो इसमें 2 स्टेप्स होते हैं सेंट्रल डॉगमा में। पहला जो स्टेप होता है वो कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, और दूसरा होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि DNA से RNA की सिंथेसिस होती है। ठीक है, मींस इसमें ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम DNA टू RNA विच अकर्स व्हेन एन मैसेंजर RNA कॉपी ऑफ द जीन इज़ प्रोड्यूस। द प्रोसेस इज़ कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। कि पहला जो स्टेप है सेंट्रल डोगमा का वो है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा कि जो इन्फॉर्मेशन DNA के पास थी वो ट्रांसफ़र होगी RNA में, मींस DNA से मैसेंजर RNA बनेगा। ठीक है, और किस तरह से बनेगा ये कि ट्रांसक्रिप्शन इज़ इनिशिएटेड व्हेन द एंजाइम RNA पॉलीमरेज एंड बाइंड्स टू अ पर्टिकुलर बाइंडिंग साइट कॉल्ड अ प्रोमोटर located upstream of the gene। The enzyme then moves along the strand into the gene and the messenger RNA is synthesized। कि होता ये है कि ये देखें ये DNA है हमारे पास। ठीक है, जब इसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है तो ये इस तरह से ये एक बबल सा बना लेता है, ओपन हो जाता है, और इसमें ट्रांसक्रिप्शन जब होती है तो इसके ये देखें आपको DNA का पता है कि इसके 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। ये दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं ये दिखाए गए हैं यहाँ पे। तो इसमें ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसका कम्प्लीमेंट्री RNA जो है बनता है। होता क्या है, सबसे पहले एक RNA पॉलीमरेज एंजाइम वो आके इस DNA के प्रोमोटर साइट के ऊपर अटैच हो जाता है। ठीक है, RNA पॉलीमरेज एंजाइम आके प्रोमोटर साइट पे अटैच होता है। फिर वो एंजाइम जो है वो मूव करता जाता है इस DNA के ऊपर, और यहाँ से इंफॉर्मेशन जो है उसके, जैसे यहाँ पर ये सीक्वेंस दिखाया गया है
TAC, TAG, AGC, AT, ये डीएनए का सीक्वेंस है। इसका कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो है आरएनए का बनता जाएगा। कम्प्लीमेंट्री क्या होता है कि आपको पता है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इनमें एडिनिन हमेशा थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाता है और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ। लेकिन ये भी आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डीएनए में थाइमीन होता है जबकि आरएनए में थाइमीन की जगह यूरासिल होता है। तो यहाँ पर देखें ये डीएनए में टी है तो कम्प्लीमेंट्री इसका कौन सा न्यूक्लियोटाइड आएगा, यहाँ पे टी की बॉन्डिंग होती है ए के साथ, ठीक है। ए है तो ए की बॉन्डिंग टी के साथ होती है, लेकिन आरएनए में टी नहीं होता, थाइमीन नहीं होता, यूरासिल होता है। तो यहाँ टी नहीं है, यू लिखा हुआ है, यूरासिल। अब सी है तो सी जी की आपस में बॉन्डिंग होती है। डीएनए में सी है तो यहाँ पर जी गुआनिन आएगा, ठीक है। अब डीएनए में टी है, थाइमीन है, तो आरएनए में ए आएगा, एडिनिन और थाइमीन की आपस में बॉन्डिंग होती है। और फिर यहाँ पर ए है तो एडिनिन की हमने कहा थाइमीन के साथ होती है, लेकिन थाइमीन की जगह यूरासिल होता है आरएनए में, तो यहाँ पर यू लिखा हुआ है। इसी तरह जी है तो जी के कम्प्लीमेंट्री सी है, ए का कम्प्लीमेंट्री यू है। तो इस तरह से कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो है यहाँ पर बनता जाता है आरएनए का, और इस तरह से आरएनए का स्ट्रैंड जो है वो इलोंगेट होता जाता है। At stop signal on the other end of gene, the enzyme disengages itself from the DNA and releases the newly assembled RNA chains। इस तरह से ये जो RNA चेन जो है ये इलोंगेट होती जाती है। जब यहाँ पर एक स्टॉप सिग्नल आ जाता है तो वहाँ पर ये जो एंजाइम हमने कहा कि यहाँ पर अटैच हुआ था आरएनए पॉलीमरेज, जब स्टॉप सिग्नल आता है तो वहाँ पर वो एंजाइम क्या करता है, अपने आप को डीएनए से अलग कर लेता है, डिसएंगेज कर लेता है। और उससे क्या होता है कि जितनी ही आरएनए का स्ट्रैंड बना है वो आरएनए की जो चेन है वो असेंबल के रिलीज़ हो जाती है, यहाँ से रिलीज़ हो जाती है डीएनए से। दिस चेन इज़ अ कम्प्लीमेंट्री ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द जीन फ्रॉम विच इट वॉज कॉपीड। अब इस डीएनए से जो इंफॉर्मेशन इसने ली है, इसके कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है ये आरएनए का बना है, मतलब इस पे जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल इस डीएनए स्ट्रैंड के कम्प्लीमेंट्री है, जिस टेम्पलेट स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन इसने ली है। ये तो था फर्स्ट स्टेप, ट्रांसक्रिप्शन। सेंट्रल डोग्मा का जो सेकंड स्टेप है वो कहलाता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होता है कि हमारे पास अब ये ट्रांसक्रिप्ट आरएनए आ गया है, न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए जो है वो हमारे पास आ गया है डीएनए से बन के। अब इस आरएनए से आगे प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है, तो इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन्स विच अकर्स व्हेन द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन मैसेंजर आरएनए इज़ यूज्ड टू डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स बाय राइबोसोम्स। अब ये जो मैसेंजर आरएनए बना है इस पे जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से आई है, डीएनए से आई है। अब ये इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल होगी फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, क्योंकि प्रोटीन जो बनती है वो पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्म में बनती है और ये सिंथेसिस होगी राइबोसोम्स पे। This process is called translation because nucleotide sequence of messenger RNA is translated into an amino acid sequence in the polypeptide। अब इस प्रोसेस को प्रोटीन सिंथेसिस को जो कि आरएनए से होती है, इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं, क्योंकि जो भी सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए का है वही ट्रांसलेट हो रहा है और उसी के मुताबिक अमाइनो एसिड सीक्वेंस जो है बन रहा है पॉलीपेप्टाइड चेन पे। जैसे हमने बात की कि हर एक ये जीन कोड के लिए स्पेसिफिक अमाइनो एसिड होता है, तो यहाँ पर है AUG फर्स्ट, ठीक है। AUG ये 3 न्यूक्लियोटाइड का एक जेनेटिक कोड, तो इसके लिए स्पेसिफिक अमाइनो एसिड है, यहाँ लिखा हुआ है MET, मिथ्योनिन, ठीक है। तो यहाँ मिथ्योनिन आएगा। अब दूसरा जो है जेनेटिक कोड वो है AUC, तो AUC जो है वो स्पेसिफाई करता है आइसोल्यूसिन को, तो यहाँ आइसोल्यूसिन आएगा। फिर है UCG स्पेसिफाई करता है सीरीन को, तो यहाँ पर सीरीन अटैच होगा। मींस जो इन्फॉर्मेशन डीएनए ने आरएनए को ट्रांसमिट की थी वही इन्फॉर्मेशन वो लेके आगे प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है। अगर डीएनए के सीक्वेंस में कोई डिफेक्ट है, कोई एबनॉर्मेलिटी है, म्यूटेशन हुई है, तो वही मतलब वहीं से इंफॉर्मेशन अगर सही नहीं आ रही तो प्रोटीन की सिंथेसिस भी सही नहीं होगी, उसमें जो अमाइनो एसिड है वो प्रॉपर अटैच नहीं होगा, उसकी जगह कोई और अमाइनो एसिड अटैच हो जाएगा। द 2 स्टेप्स ऑफ सेंट्रल डोग्मा टेकन टुगेदर आर आल्सो मीन्स ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो ये जीन को एक्सप्रेस करने का मैकेनिज़्म है कि जिसमें डीएनए के ऊपर मौजूद जो जीन्स हैं वो एक्सप्रेस होते हैं, वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो शो करते हैं, और उससे जो है ट्रांसक्रिप्शन फर्स्ट होती है कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है आरएनए, और फिर आरएनए से फिर
इसकी ट्रांसलेशन होती है उस इंफॉर्मेशन की, तो वो ट्रांसलेट होती है इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, और वो अमाइनो एसिड जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन बना के प्रोटीन की फॉर्म में असेंबल होते हैं। तो सेंट्रल डॉग्मा में 2 स्टेप्स हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।